हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के प्री क्योर के वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी से रिलेटेड आपका टॉपिक है ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेटर। इनके कॉन्टेक्स्ट में एक डेवलपमेंट हुई है, न्यूज़ आई है फ्रॉम द बॉम्बे हाई कोर्ट। अगर मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझाऊँ तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले एक ऑर्डिनेंस निकाली थी जिसके तहत उन्होंने गवर्नमेंट को ये पावर दे दी कि वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ग्राम पंचायत अपॉइंट कर सकते हैं। इसी के तहत बॉम्बे हाई कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर आया है जिसके तहत बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या फिर जो लोकल अथॉरिटी के ऑफिसर हैं, सिर्फ उन्हीं को आप ग्राम पंचायत के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपॉइंट कीजिए। किन ग्राम पंचायत के एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेंगे? जिनकी टर्म एंड हो चुकी है या एंड होने वाली है। ठीक है जी। तो एडमिनिस्ट्रेटर से हमारा मतलब क्या है? जो एडमिनिस्ट्रेटर्स में आपके सरपंच, सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक, ये सभी लोग ग्राम पंचायत के एडमिनिस्ट्रेटर्स में आते हैं। ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड एक और अगर हम थोड़ा हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस गवर्नमेंट ने दिया 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 1992 नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, है ना, माइनॉरिटी गवर्नमेंट, कांग्रेस लेड। तो उस गवर्नमेंट के तहत आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एज वेल एज जो आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं इन सबको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। एंड ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप प्लीज़ अपना जो पंचायती राज वाला चैप्टर रिवाइज़ कर लीजिएगा कि सर जो आपके जैसे 3 लेवल पर हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया हुआ है। ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पर है, देन वी हैव द मंडल परिषद या ब्लॉक समिति बोलते हैं या पंचायत समिति भी बोलते हैं इसको, एंड ज़िला परिषद। तो दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या वो क्राइटेरिया है जिसके तहत आप पंचायत समिति को स्किप भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशन है आपके इस एक्ट में जिसके तहत एक उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप पंचायत समिति नहीं बनाते, यानी इंटरमीडिएट लेवल को आप स्किप कर सकते हैं। तो वो क्या है वो आपको कमेंट्स में लिखना है। इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत पार्ट 9 ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 243 से 243O ये ऐड हुए एंड 11th शेड्यूल ऐड किया गया टू enable the various provisions of your पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी। तो आई होप आपको कुछ बेसिक सी क्लैरिटी हुई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करते हैं। जैसे आपको पता ही है कि न्यूज़ में आ रहा है कि जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट एज वेल एज लॉयर हैं प्रशांत भूषण, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टार्ट करने के लिए बोला है एंड उनको जवाब देने के लिए बुलाया गया है। ठीक है जी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से हमारा मतलब क्या है? कंटेम्प्ट पावर है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के पास इंडिया में, जिसके तहत वो विलफुल डिसोबीडियंस टू कोर्ट ऑर्डर्स, जिसको आप सिविल कंटेम्प्ट बोलते हैं, एंड स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, जिसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट बोलते हैं, तो इनके तहत कोर्ट आपको पनिश करवा सकता है। अब ये पावर ज़रूरी क्यों थी? क्योंकि जो मान लीजिए आपके कोर्ट्स हैं वो एक तरीके से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा के दे रहे हैं ना, 2 पार्टीज़ के बीच में। तो अगर कोर्ट्स के पास ऐसी पावर ही नहीं होगी जिसके तहत वो आपके ऊपर एक अथॉरिटी बन के आपसे काम करवा सके, तब तो कोई कोर्ट की बात मानेगा ही नहीं, है ना। हर कोई बोलेगा कि चलो ठीक है, नहीं मानते। जैसे इंटरनेशनल फोरम में ये काफ़ी कॉमनली होता है कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन था, उन्होंने बोला चाइना को कि आप जो अपने साउथ चाइना सी में आपने आइलैंड्स बना रखे हैं उनसे पीछे हट जाएं, एंड फिलीपींस और वियतनाम एटसेट्रा इन सब कंट्रीज़ को की टेरिटरी बनती है वो, तो इनको पोजेशन दे दीजिए। लेकिन चाइना ने आउटराइटली मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं छोड़ने वाले, हैं ना। तो इसीलिए अब ये हुआ क्यों? क्योंकि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जिसके तहत वो इंटरनेशनल लेवल पर गवर्नमेंट से, यानी उस कंट्री की गवर्नमेंट से कुछ कहलवा सके या काम करवा सके। लेकिन नेशनल लेवल पर क्या होता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी हुई है कोर्ट्स को कि वो पुलिस की हेल्प से या किसी भी तरीके से, उनके पास कोर्ट्स के पास मशीनरी है या मशीनरी के ऊपर अथॉरिटी है जिसके तहत वो लोगों से जो भी अपने ऑर्डर्स हैं वो मनवा सकते हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब आता है जब कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया एंड या तो कोई उसको विलफुली जानबूझकर डिसोबे कर रहा है, उसको नहीं मान रहा, या फिर स्कैंडलाइज कर रहा है, यानी कोर्ट की जो छवि है वो ख़राब कर रहा है। तो अब कंटेम्प्ट एक दूसरा रीज़न जो साइकोलॉजिकल रीज़न है उसके तहत भी इम्पॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि जो लोग आपके सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए कोई ऑर्डर्स दिए एंड उसके बाद क्या हुआ कि लोग कोर्ट को अनड्यूली ब्लेम कर रहे हैं या कोर्ट के ऊपर कोई मान लीजिए मड स्लिंगिंग कर रहे हैं ना, तो अब
कोर्ट की सैंक्टिटी को भी मेंटेन रखना है लोगों की आई में, कोर्ट की जो रेपुटेशन है वो भी रीइंस्टेटेड रहनी चाहिए लोगों की आइज़ में। तो दैट इज़ वाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दैट सेंस। अब अगर हम ओरिजिन की बात करें तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो मोनार्किकल टाइम्स में अपने ओरिजिन ट्रेस करता है, जब किंग ऑफ इंग्लैंड के पास ये पावर थी कि जो भी वो जजमेंट दे रहे थे, तब किंग ऑफ इंग्लैंड अपने आप जो जजमेंट्स दिया करते थे, तब देयर वाज नो कोर्ट ऑफ लॉ एज सच। तो किंग की ऑर्डर्स की अवमानना ना हो, इसके तहत ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कंटेम्प्ट ऑफ द किंग आया था, ठीक है। लेकिन अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस टाइम वो तो किंग था, किंग की सैंक्टिटी और लहजे से थी। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स हैं, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे पास मशीनरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो डेमोक्रेसी में कंटेम्प्ट का जो आइडिया है बेसिकली वो क्या कर रहा है, सिविल लिबर्टीज़ को क्रश कर रहा है। जैसे जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर ने बोला कि जो कंटेम्प्ट की पावर्स हैं इतनी ज़्यादा वेग हैं एंड इसकी ज्यूरिसडिक्शन इतनी ज़्यादा वास्ट है कि अनसर्टेन बाउंड्रीज़ हैं कि आप किसी भी चीज़ को कंटेम्प्ट में ला के लोगों को पनिश कर सकते हैं, एंड दिस कैन ट्रैम्पल अपॉन द सिविल लिबर्टीज़ ऑफ पीपल। तो अब दोनों तरह के हमारे पास व्यूज़ हैं। उसके बाद अगर आप यूके लॉ कमीशन 2012 की रिपोर्ट पढ़ें तो उन्होंने भी रिकमेंड किया कि आप जो कंटेम्प्ट का लॉ है उसको अबॉलिश कर दीजिए इन यूके, ऑल्दो यूके में ये हो गया लेकिन इंडिया में नहीं हुआ, ठीक है। यूके लॉ कमीशन का क्या कहना था कि ऑल्दो जो कंटेम्प्ट का लॉ है उसका पर्पस है saying that the purpose of the offense was not confined to preventing the public from getting wrong idea about judges, but that where there are shortcomings it is equally important to prevent the public from getting the right idea। यानी इसका मतलब क्या है कि जो कंटेम्प्ट का लॉ है वो पब्लिक को जजेस के बारे में रॉन्ग आइडिया लेने से तो बचा रहा है, लेकिन इसके साथ ही जो कहीं पर शॉर्ट कमिंग्स हैं जुडिशल सिस्टम में, लॉ जो कंटेम्प्ट का लॉ है वो उस शॉर्ट कमिंग का राइट आइडिया नहीं लेने दे रहा, तो इसी वजह से इसको हटा देना चाहिए। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थी, वेरियस एक्सपर्ट्स के कुछ राय थी। तो अब हम देखते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 जो इंडिया का एक्ट है, इसमें क्या हमारे लिए प्रोविजंस हैं। तो एक तो इंडिया के जो कोर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, उनके पास पावर है कि वो सो मोटो अपने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकते हैं। मोरोवर आर्टिकल 142 क्लॉज 2 में सुप्रीम कोर्ट को ये प्रोविज़न दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप इन्वेस्टिगेट एंड पनिश कर सकते हैं एनी पर्सन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मोरोवर जो आपका कंटेम्प्ट कोर्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट है ये भी सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट में डिवाइड करता है। दो फंडामेंटल इसने क्राइटेरिया रखा हुआ है, एक तो है स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट एंड दूसरा है विलफुल डिसोबीडियंस, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है जी। अब आप मुझे कमेंट्स में ये चीज़ बताएंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के अलावा भी किसी और कोर्ट के पास अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की पावर है या नहीं है, ठीक है जी। सो आई होप आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का कुछ आइडिया हुआ होगा। इसमें एक जो प्रोविज़न है जिसके तहत जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के बाहर आती है वो क्या है, इनोसेंट पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर इट डज़ नॉट अकाउंट टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यानी अगर किसी ने अपने मान लीजिए न्यूज़पेपर में या किसी जर्नल पब्लिकेशन में ऐसी कोई चीज़ लिखती है क्योंकि उसको उस टाइम पर अवेयरनेस नहीं थी, या फिर उसका कोई डायरेक्टली ऐसा कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर ये नहीं किया, इनोसेंट पब्लिकेशन हो गई, एंड या फिर मान लीजिए किसी ने छापा हुआ है अपने अखबार में या बुक में एंड समवन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग, तो वो लायबल नहीं है अनलेस कि दोनों इनोसेंट हैं, उनकी जानकारी के बियॉन्ड जो चीज़ें हो रही हैं तब कंटेम्प्ट में नहीं आती वो चीज़ें, अदरवाइज कोर्ट कैन कंसिडर इट टू बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्राडिशन की बात करते हैं। सो रिसेंटली चाइना ने सस्पेंड कर दिया है हांगकांग की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ विद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्रिटेन। तो इससे पहले कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन ने हांगकांग के साथ अपनी जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसको सस्पेंड कर दिया था, अब चाइना ने भी रेसिप्रोकेट कर दिया है। ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि चाइना ने रिसेंटली ही हांगकांग में एक नया सिक्योरिटी लॉ इंट्रोड्यूस किया है एंड ये लॉ 1 जुलाई 2020 से फोर्स में आया है। तो इसके तहत चाइना ने सेसेशन, सबवर्जन, टेररिज्म एंड फॉरेन इंटरफेरेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा तक पहुंचा दिया। यानी अगर कोई
इन एक्ट्स में गिल्टी पाया जाता है तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो अब हम जानते हैं कि एक्सट्रेडिशन का मतलब क्या होता है। एक्सट्रेडिशन में अगर आप थोड़ा इमेजिन करें कि दो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, कंट्री ए और कंट्री बी, तो यहाँ पर किसी पर्सन ने यहाँ पर कोई एक्ट ऑफ क्राइम कमिट किया जो इस कंट्री के लॉ के तहत क्रिमिनल एक्ट था, ठीक है, इन्होंने कमिट किया एंड ही रैन अवे टू दिस कंट्री। अब हमारे पास एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियलिटी ऑफ क्रिमिनल लॉ, यानी जिस कंट्री में जो एक्ट ऑफ क्राइम वो कंट्री मानता है कि ये हमारे जगह पर क्रिमिनल एक्ट है, उस कंट्री में ही उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कोई और कंट्री अपने जुरिस्डिक्शन में जब वो इंसान है तो उसको पनिश नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर हमारे एग्जांपल पर वापस जाएं तो कंट्री बी अब इस इंसान को पनिश नहीं कर सकता क्योंकि जो एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी है वो ए कंट्री में हुआ है, ठीक है जी। तो इसीलिए जो एक्सट्रेडिशन का प्रिंसिपल है इट कम्स इनटू फोर्स। कैसे कि जब आप एक्सट्रेडिशन के थ्रू इस क्रिमिनल को वापस अपनी कंट्री में लाएंगे एंड यहाँ के जो लॉज हैं या यहाँ का जो जुडिशल सिस्टम है उसके तहत उसको पनिश किया जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट एक्सट्रेडिशन इज़, कि जो दूसरी कंट्री है वो सरेंडर कर देगी उस पर्टिकुलर क्रिमिनल को, जो दूसरी कंट्री जो पहली कंट्री के अकॉर्डिंगली क्रिमिनल है ना, उसको वापस करके फिर प्रोसिक्यूट या पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंगली। तो दिस इज़ व्हाट एक्सट्रेडिशन इज़। तो एक्सट्रेडिशन वेरियस तरीक़ों से होती है, जैसे जो बायलेटरल या मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ के तहत हो सकती है, या फिर दो कंट्रीज़ का आपस में जो अग्रीमेंट है उसके तहत हो सकती है, केस टू केस बेसिस पर हो सकती है। तो उसमें हम इतना डिटेल में नहीं जाते। एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी के केस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्यूअल क्रिमिनलिटी। सो ड्यूअल क्रिमिनलिटी का मतलब क्या है कि जो ऑफेंस है वो दोनों कंट्रीज़ में क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए, तभी जो एक्सट्रेडिशन, ऐसे कंट्रीज़ क्लॉज रख सकती हैं। वैसे इट इज़ नॉट ऐसे बाइंडिंग प्रिंसिपल, लेकिन कंट्रीज़ यूजुअली टेक दिस अप्रोच कि दोनों ही कंट्रीज़ में वो चीज़ क्रिमिनल होनी चाहिए, फिर ही आपको वो जो बंदा है वो एक्सट्रेडिट करके देंगे। अगर हम हमारे इस केस का एग्जांपल लें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एंड चाइना, तो इनके केस में जैसे चाइना ने सेसेशन, सबवर्जन, टेररिज्म एंड फॉरेन इंटरफेरेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट के तहत सज़ा देना स्टार्ट कर दिया, या ऐसा लॉ बना दिया कि अगर कोई ये क्राइम करेगा तो इतनी सज़ा मिलेगी ना। लेकिन लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहता है कि मान लीजिए सज़ा उस हिसाब से होनी चाहिए जितना ग्रेव कोई जुर्म है। फॉर एग्जांपल आप चोरी चकारी के लिए मान लीजिए कोई जेब कतरा है तो उसको आप फांसी की सज़ा नहीं दे सकते, है ना। सो दिस इज़ प्रिंसिपल जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ मोस्टली फॉलो करती हैं, है ना। तो अब जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन के हिसाब से ये जो लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसको ब्रीच कर रहा है ना, ये जो इन्होंने जिस प्रपोर्शन में सज़ा रखी है क्राइम के अकॉर्डिंगली, इसीलिए अब जो हमारी ड्यूअल क्रिमिनलिटी अप्रोच है वो यहाँ पर थोड़ी डिस्टर्ब हो गई एंड मे बी दिस कुड बी अ रीज़न कि उन्होंने जो अपना एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है उसको वापस ले लिया। बट दिस इज़ जस्ट आवर साइड ऑफ स्टोरी, हमारी स्पेकुलेशन है। अब उन्होंने किस रीज़न से किया है दैट ओनली दे कैन टेल, ठीक है। अब इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया कैसे एक्सट्रेडिशन को हैंडल करता है। तो इंडिया में एक एक्ट है, इंडियन एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962, जिसके तहत जो इंडिया वेरियस कंट्रीज़ के साथ ट्रीटीज़ कर सकता है, अग्रीमेंट कर सकता है टू एक्सट्रेडिट क्रिमिनल्स या टू गेट द क्रिमिनल्स एक्सट्रेडिटेड फ्रॉम दोज कंट्रीज़। तो यूजुअली ये दोनों के ऊपर ही अप्लाई करता है कि आपकी कंट्री में अगर है तो आपको भेजना भी पड़ेगा, एंड अगर दूसरी कंट्री में क्रिमिनल है तो यू कैन गेट देम बैक, ठीक है जी। सो ये लॉ है। एंड अब इसमें एक इंटरपोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द ICPO इंटरपोल, इट इज़ द रिले मैकेनिज़्म, यानी जैसे इंटरपोल को कंट्री अप्रोच कर दिया जिसने एक्सट्रेडिशन करवानी है, इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस इशू करता है एंड उसके बाद जिस भी कंट्री की जुरिस्डिक्शन में या जिस भी कंट्री में वो बंदा छिपा हुआ है वहाँ से वहाँ की जो इंटरपोल की होगी या विंग होगी उसको अप्रोच किया जाएगा एंड देन दे विल मेक द प्रोसेस हैपन। तो इंडिया के केस में जो इंटरपोल का विंग कौन सा है, दैट इज़ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अगर इंडिया से किसी को एक्सट्रेडिट कराना है तो इंटरपोल वुड बी अप्रोचिंग CBI अपने आप स्टेट पुलिस अथॉरिटी से उस पर्सन को लेकर एक्सट्रेडिट करवा देगा। पूरा एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं, चाइना एंड भूटान की बात करते हैं। सो चाइना एंड भूटान दे आर अगेन इन न्यूज़। भूटान वॉज अटेंडिंग the
ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की मीटिंग इन यूएसए एंड वहाँ पर भूटान ने अपनी साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए फ़ंड्स मांगे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से, ठीक है जी। लेकिन चाइना ने वहाँ पर अपना क्लेम ठोक दिया एंड इस चीज़ को, उस पूरे प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दिया। चाइना ने बोला कि ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन चाइना एंड भूटान। अब इससे जो भूटान को कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, क्योंकि एक तो भूटान और चाइना की आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, इंडिया के थ्रू ही दोनों कंट्रीज़ रिले करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। तो अब चाइना क्या ऑफ़र कर रहा है? चाइना ऑफ़र कर रहा है एक पैकेज सोल्यूशन, जिसके तहत वो कह रहा है कि जो डोकलाम प्लेटो का एरिया है विच इज़ द वेस्टर्न सेक्टर, वो आप हमें छोड़ दीजिए एंड हम आपको ईस्टर्न या ईस्टर्न के साथ साथ नदर्न या सेंट्रल सेक्टर भी बोलते हैं इसको, तो ये हम आपको रिलीज़ कर देते हैं। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये ईस्टर्न सेक्टर का पार्ट है, ठीक है जी। लेकिन अब जो ब्रह्मचलनी जैसे जो स्कॉलर्स हैं उनका कहना है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री की टेरिटरी के ऊपर अपना क्लेम जताया है, जबकि वो जो पार्ट है उस जो दूसरी कंट्री की वो टेरिटरी वो उसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड भी नहीं है, यानी किसी तीसरे नेशन से होकर गुजरकर आप उस टेरिटरी तक पहुंच सकते हो। तो इसका अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो जो साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यहाँ पर कहीं है, ठीक है। एंड ये जो टेरिटरी है इनफैक्ट चाइना इसके साथ डायरेक्टली बॉर्डर भी नहीं करता। तो जैसे ब्रह्मचलानी जी कह रहे हैं कि चाइना यानी जो पहली कंट्री है किसी दूसरी कंट्री की टेरिटरी के ऊपर अपना क्लेम जता रही है विच इज़ एक्सेसिबल थ्रू अ थर्ड कंट्री विच इज़ इंडिया, ठीक है जी। सो दीज आर वेरियस एरियाज़ जो डिस्प्यूटेड हैं एंड ये जो एरिया है कुछ 650 स्क्वायर किलोमीटर की का एरिया है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, जिसके ऊपर चाइना अपना क्लेम ठोक रहा है। तो अब ओवरऑल अगर आप देखें जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी का एरिया ओवरऑल इन चाइना एंड भूटान के बीच में दैट हैज़ डबल्ड, क्योंकि कुछ 700 स्क्वायर किलोमीटर पहले डिस्प्यूटेड था ये वाला और ये वाला मिलाकर 700-800 एंड उतना ही अब यहाँ पर आ गया। तो इसीलिए इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को न्यूज़ में लाके चाइना ने डिस्प्यूटेड एरिया का साइज़ भी डबल कर दिया है, ठीक है जी। ओके, तो द चाइनीज़ दे क्लेम कि क्योंकि हमारी बाउंड्री डिमार्केटेड नहीं है, इसी वजह से ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न सेक्टर्स में हमारे डिस्प्यूट्स हैं, जैसे चाइना हर कंट्री के साथ करता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी हमारा वेस्टर्न सेक्टर जो लद्दाख वाला एरिया है, देन वी हैव द मिडल सेक्टर जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है, देन वी हैव द ईस्टर्न सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश के साथ है ना। तो चाइना का तरीका शायद यही है अपनी डिप्लोमेसी आगे बढ़ाने का, या अपना जो तरीका है अपनी धौंस जमाने का, बिकॉज इट इज़ टर्निंग आउट टू बी अ वर्ल्ड पावर दीस डेज, है ना। सो आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी डिस्प्यूटेड एरियाज़ के बीच में एंड भूटान और चाइना के रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं उनके बीच में। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चाइना भूटान की आर्म ट्विस्टिंग इसीलिए कर रहा है क्योंकि एक तो भूटान और इंडिया दे आर स्ट्रॉन्ग एलाइज। इनफैक्ट भूटान इज़ ओनली नेबर ऑफ इंडिया जिसने अभी तक चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट ज्वाइन नहीं किया हुआ है ना। और अब दोनों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं हैं एक दूसरे के साथ। तो अब चाइना बेसिकली परस्यू कर रहा है कि आप जो डायरेक्ट हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाइए। सो इन अ वे इट इज़ आर्म ट्विस्टिंग बोथ भूटान एंड इंडिया, ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो। And now before we wind up, let me inform you about the courses that we are running for UPSC 2021. जनरल स्टडीज़ के लिए प्री प्लस मेंस बैच यानी हमारा PCM बैच है, जिसमें आंसर इवैल्यूएशन एंड विदाउट आंसर इवैल्यूएशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है आपके पास, एंड आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी परचेज कर सकते हैं। ऐसे कोर्स है हमारा फॉर 2021 एंड ऑप्शनल के 2 हमारे पास कोर्सेज हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। उसके बाद इन सभी कोर्सेज़ की अगर आप कोई कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं PCM प्लस एसए या PCM प्लस ऑप्शनल या PCM एसए एंड ऑप्शनल, वो भी आपके पास ऑप्शन है। एंड फाइनली हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आप विद वीडियो सोल्यूशंस या विदाउट वीडियो सोल्यूशंस आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इन कोर्सेज़ को परचेज़ करे बिना भी आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इफ़ यू लाइक व्हाट वी आर डूइंग, द क्वालिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग, तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। sleepyclasses.com पर जाकर वहाँ पर डोनेट का बटन है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।